हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आज मैं जेटेट एग्ज़ाम 2025 के न्यू सिलेबस के अनुसार इतिहास का चैप्टर 2 प्रारंभिक समाज से प्रश्न लेके आई हूँ। इन प्रश्नों में मैं प्रारंभिक समाज में लोगों का जीवन किस प्रकार से था, वे कृषि का प्रारंभ किस प्रकार से किए और पशुपालन कब प्रारंभ हुआ, इन सब के बारे में जानकारी दूंगी, जो एसएसटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं, इसलिए आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और जिस भी प्रश्न का आंसर आप जानते हैं उसका आंसर आप देते चलें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलते हैं हम प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? हिंडलबर्ग मानव, पिल्टनगन मानव, क्रो-मैग्नन मानव या निएंडरथाल मानव। यहाँ पर इन मानवों में से यह पूछा गया है कि किस मानव को सबसे नवीनतम समझा जाता है। तो इसका आंसर है सी, क्रो-मैग्नन मानव। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक समाज का एक महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? खानाबदोश जीवन, शिकार और इकट्ठा करना, कृषि का विकास, शहरीकरण। तो प्रारंभिक समाज के लोग खानाबदोश जीवन जीते थे। वे शिकार और फल को इकट्ठा करते थे, भोजन को। उस समय प्रारंभिक समाज में धीरे धीरे कृषि का भी विकास होने लगा था, लेकिन उस समय शहरीकरण नहीं था। इसलिए इसका सही आंसर है डी, कि प्रारंभिक समाज का एक महत्वपूर्ण पहलू शहरीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, पूरा पाषाण काल में मानव जीवन का मुख्य आधार क्या था? कृषि, पशुपालन, शिकार और इकट्ठा करना, व्यापार। शिकार और इकट्ठा करना यानी कि शिकार करने के साथ उसको अपना भोजन को वे इकट्ठा करके जमा करते थे, जिससे वे अपना जीवन चलाते थे। तो पूरा पाषाण काल में जीवन का मुख्य आधार था शिकार और इकट्ठा करना। वे शिकार करते थे और खाने का सामान को इकट्ठा करते थे। यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आप जरूर देते चले एवं चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। क्वेश्चन नंबर 4, नवपाषाण काल में मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग करना सीखा? सोना, चांदी, तांबा या लोहा? तो नवपाषाण काल में मनुष्य किस धातु का उपयोग करना सीखा है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न जरूर एग्जाम में आते हैं। तो नवपाषाण काल में मनुष्य ने सबसे पहले तांबा का उपयोग करना सीखा। तांबा का उपयोग करके वह पत्थर के साथ तांबा को मिलाकर औजार बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 5, प्रारंभिक समाज में मनुष्य की मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी? प्रारंभिक समाज में मनुष्य की मुख्य आर्थिक विधि कृषि थी, व्यापार थी, उद्योग थी या शिकार और संग्रह करना था? तो प्रारंभिक समाज में मनुष्य की आर्थिक गतिविधि में मुख्य थी शिकार और संग्रह करना, क्योंकि शुरू वे कृषि नहीं जानते थे। तो कृषि नहीं जानते थे, उनका विकास नहीं हुआ था, तो व्यापार और उद्योग भी नहीं था। तो वे शुरू में आरंभ में शिकार करते थे और संग्रह करते थे, वही उनका जीवन उसी से चलता था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक समाज का एक महत्वपूर्ण सामाजिक संगठन था? यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि प्रारंभिक समाज का एक महत्वपूर्ण सामाजिक संगठन क्या था? राज्य था, परिवार था, शहर या राष्ट्र था? तो प्रारंभिक समाज में व्यक्ति का संगठन का मुख्य संगठन था परिवार, क्योंकि उस समय न राज्य बना था, न शहर बना था और न ही कोई राष्ट्र था।
तो प्रारंभिक समाज में महत्वपूर्ण सामाजिक संगठन परिवार था। क्वेश्चन नंबर 7, प्रारंभिक समाजों में धार्मिक विश्वासों का मुख्य रूप क्या था? एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, अज्ञेयवाद, नास्तिकता। तो प्रारंभिक समाज में लोग सभी देवी देवता पर विश्वास करते थे और सभी को पूजते थे। इसीलिए प्रारंभिक समाज में धार्मिक विश्वासों का मुख्य रूप बहुदेववाद था। सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रारंभिक समाजों में कला और संस्कृति का मुख्य रूप क्या था? चित्रकला, मूर्तिकला, गुफा चित्रकला या साहित्य? तो प्रारंभिक समाज में कला और संस्कृति का मुख्य रूप चित्रकला नहीं था, मूर्तिकला भी नहीं था और साहित्य भी नहीं था। तो इसका सही आंसर है सी, गुफा चित्रकला। भीमबेटका की गुफाओं में कुछ चित्र बनाए हुए मिलते हैं, जिसे यह पता चलता है कि प्रारंभिक समाज में लोग गुफा में चित्रकला करते थे, जिसमें यह दिखाया गया है कि बीच में कोई जानवर है और उसका शिकार करने का लोग प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रारंभिक समाजों में प्रौद्योगिकी का मुख्य रूप क्या था? पहिया, धातु विज्ञान, लेखन या मुद्रण? तो प्रारंभिक समाज में प्रौद्योगिकी का मुख्य रूप पहिया था। उसमें धातु विज्ञान भी नहीं आया था, लेखन और मुद्रण भी नहीं था। पहिया ही का ही सर्वप्रथम आविष्कार हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक समाजों में सामाजिक स्तरीकरण का मुख्य रूप क्या था? वर्ग, जाति, लिंग या जनजाति? तो प्रारंभिक समाज में सामाजिकरण स्थिरीकरण का मुख्य रूप था जनजाति। उस समय समाज विभिन्न जनजातियों में बटा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, प्रारंभिक समाजों में राजनीतिक संगठन का मुख्य रूप क्या था? राजशाही, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र या कबीलाई प्रणाली था? तो प्रारंभिक समाज में राजनीतिक संगठन का मुख्य रूप कबीलाई प्रणाली था। उसमें जनजाति लोग थे। उस समय न कोई राजा था, न लोकतंत्र था, न कुलीन तंत्र था। वहाँ कबीला के लोग ही धीरे धीरे एक संगठन में जुड़े और परिवार से है सो अलग अलग परिवार बढ़ता गया, फिर कबीला बना। उसी में है सो अपने संगठन का है सो उन लोग किस प्रकार से संगठन चलाना चाहिए, इस प्रकार का वह नियम अपना समाज में लागू करने लगे। इसलिए राजनीतिक संगठन में प्रारंभिक समाज का मुख्य कारण कबीलाई प्रणाली था। निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक मानव समाज की विशेषता नहीं है? यह हमारा 12वां प्रश्न है। अस्थायी बस्तियां, खानाबदोश जीवन, औजारों का उपयोग, सामाजिक स्तरीकरण। प्रारंभिक मानव समाज की विशेषता थी खानाबदोश जीवन, औजारों का उपयोग, सामाजिक स्तरीकरण था। लेकिन विशेषता अस्थायी बस्तियां उस समय नहीं थी, इसलिए इसे सही आंसर है ए। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल में मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य औजार क्या थे? धातु के औजार थे, पत्थर के औजार थे, लकड़ी के औजार थे या हड्डी के औजार थे? तो पूरा पाषाण काल में मानव पत्थर के औजार का उपयोग मुख्य रूप से करता था। तो इसका सही आंसर है बी। नवपाषाण काल में मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था? पहिए का आविष्कार, कृषि का विकास, लेखन प्रणाली का विकास, धातु का उपयोग। तो नवपाषाण काल में मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन कृषि का विकास था। नवपाषाण काल में लोग कृषि करना आरंभ कर चुके थे। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? पूरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, नवपाषाण काल से या कांस्य युग से? तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है।
16वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? शहरीकरण, ग्रामीण जीवन, खानाबदोश जीवन, शिकार और संग्रह करना। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता शहरीकरण थी। उस समय नगरों का विकास बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया था एवं सुनियोजित तरीके से किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर बसाए हुए थे वह सुनियोजित तरीके से बसाए गए थे। वहाँ अन्नागार मिला था, महास्नानागार मिला था और बंदरगाह मिला था, जो एक शहरीकरण का वहाँ सभी विशेषताएं मौजूद थी। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता शहरीकरण था। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक मानव समाज में आग का आविष्कार एक महत्वपूर्ण घटना क्यों थी? सर्वप्रथम प्रारंभिक मानव समाज में आग का आविष्कार हुआ था। यह एक महत्वपूर्ण घटना क्यों हुई? क्योंकि भोजन पकाने के लिए भी आग की जरूरत पड़ता है, ठंड से बचने के लिए भी आग का जरूरत पड़ता है और जंगली जानवरों को डराने के लिए भी आग का जरूरत पड़ता है। इसका आंसर है डी, कि प्रारंभिक मानव समाज में आग का आविष्कार एक महत्वपूर्ण घटना इसलिए थी क्योंकि आग का आविष्कार से मनुष्य अपना भोजन पका के खाने लगा और जब उसे ठंड लगा तो वह आग जला के ठंड से भी बचा और आग के सामने जंगली जानवर भी नहीं आते थे, तो जंगली जानवरों को भी डराने के लिए उसका उपयोग करने लगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक मानव समाज का एक उदाहरण नहीं है? मेसोपोटामिया, मिस्र, डी सिंधु घाटी। तो प्रारंभिक मानव समाज का एक उदाहरण ग्रीस नहीं है। मेसोपोटामिया, मिस्र और सिंधु घाटी ये सभी प्रारंभिक मानव समाज का उदाहरण है। 19वां प्रश्न है, प्रारंभिक समाजों में सामाजिक संगठन का मुख्य आधार क्या था? वंश, धर्म, संपत्ति, उपरोक्त सभी। प्रारंभिक समाजों में सामाजिक संगठन का मुख्य आधार वंश था, क्योंकि उस समय जाति चलता था। तो जाति जब बड़ा होने लगा तो वो इंसान किस वंश से है इससे उसका पहचान होने लगा। उस समय कोई धर्म नहीं था और वे संपत्ति उस समय जमा नहीं करते थे। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक समाजों में कला और संस्कृति का विकास कैसे हुआ? धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से, दैनिक जीवन की गतिविधियों के माध्यम से, सामाजिक समारोहों के माध्यम से, उपरोक्त सभी। तो प्रारंभिक समाजों में कला और संस्कृति का विकास उपरोक्त सभी तरीकों से हुआ। क्वेश्चन नंबर 21, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को निम्न में से क्या कहा जाता है? राजनीतिक स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत, सामाजिक स्रोत या भौगोलिक स्रोत। तो बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। आप जिस भी प्रश्न का आंसर जानते हो कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। मैं इतना मेहनत करके आप लोग के लिए ढूंढ के प्रश्न लाती हूँ और उसका आंसर बताती हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो जल्द ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे मेरा उत्साह बढ़ता है और मैं और भी मेहनत करके आप लोग की सफलता के लिए अच्छे अच्छे प्रश्न लाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष इनमें से कहाँ मिले हैं? मांडा में, सुरकोटदा में, कालीबंगा में या बनावाली में? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है?
निएंडरथाल को, पिंथेकैंथोपस को, क्रो-मैग्नन को या ऑस्ट्रेलोपिथेकस को? तो निएंडरथाल मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है। आंसर है ए। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? निएंडरथाल को, पिंथेकैंथोपस को, क्रो-मैग्नन को या ऑस्ट्रेलोपिथेकस को? तो प्राचीनतम द्विपद मानव पिंथेकैंथोपस को माना जाता है। निएंडरथाल प्रथम मानव है जो अंतिम संस्कार करता था और प्राचीनतम द्विपद मानव पिंथेकैंथोपस को कहा जाता है। होमो इरेक्टस का एक कपाल किस स्थल से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी में होशंगाबाद, सोन घाटी में बागोर, बेलन घाटी में बांस घाट या नर्मदा घाटी में हाथनोर में? होमो इरेक्टस का एक कपाल नर्मदा घाटी में हाथनोर से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? क्रो-मैग्नन को, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, होमो इरेक्टस को या फिर निएंडरथाल को? आग की खोज करने का श्रेय होमो इरेक्टस को दिया जाता है क्योंकि यह इसे सबसे प्रथम मानव माना जाता है। जब मनुष्य बंदर से धीरे धीरे बदलाव करके इंसान बना था तो उसमें सबसे पहला था होमो इरेक्टस। इन्होंने ही आग की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? बोलन घाटी में, नर्मदा घाटी में, बेलन घाटी में या सोहन घाटी में? तो भारत में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। अगला प्रश्न है, इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसने कहा है? कार्लाइल ने, सीले, ट्रेवलियन या स्टब्स ने? इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन सीले का है। एग्जाम में कथन भी बहुत आते हैं, इसलिए कथन को याद करना बहुत जरूरी है। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और हमारा अंतिम प्रश्न है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? यानी कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? सुकरात को, हेरोडोटस को, यूरिपिडीज को या थ्यूसिडाइडिस को? तो इतिहास का पिता यह सभी जानते हैं कि हेरोडोटस को कहा जाता है। यहाँ इतिहास विषय के चैप्टर 2 प्रारंभिक समाज से मैंने 30 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके आंसर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो एकदम ना भूलें, क्योंकि बहुत मेहनत करके मैं वीडियो बनाती हूँ जो आपकी सफलता के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगला वीडियो जो मैं बनाऊँ वह सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।